हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर 2018 का पेपर भी डिस्कस करो। तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। हम बस 19 और 20 का करेंगे क्योंकि इसके सॉल्यूशन अभी है नहीं नेट पे या फिर कहीं पे बाहर पे। तो हम बस ये करेंगे। अभी एक बुक आती है, ठीक है, एक पास्ट ईयर सॉल्यूशन नाम से एक बुक है। उसमें 2005 से लेके 2018 तक के सारे सॉल्यूशंस दे रखे हैं। तो आप उसको ले सकते हो, उसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। तो हम 2018 को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके सॉल्यूशन पहले से है। ओके, उसके बाद सेकंड अनाउंसमेंट, काफ़ी लोगों ने बोला कि सर इन्फ्रेंस में दिक्कत आ रही है। तो इस सैटरडे को मैं इन्फ्रेंस की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, एक रिवीजन टाइप क्लास होगी। तो अगर किसी को वो क्लास अटेंड करनी है तो आज के ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक डालूंगा, वो फिल कर देंगे, ठीक है। तो सैटरडे को हम इन्फ्रेंस पार्ट 1 रिवाइज करेंगे। ओके, तो अनाउंसमेंट हो गई। अभी हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो हम 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम पिछले वीडियो में कर चुके थे 1 से लेके 9 तक। इस वाले हम करेंगे 11 से लेके 20 तक। So let's start with question number 11. Okay, so here we are getting the question. हमारे पास क्वेश्चन में है समेशन n गोइंग फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी 6 बाई एन स्क्वायर माइनस 4n+3। तो इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है फिर क्या नहीं आ रहा, क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको देख के एक चीज समझ में आ रही है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है और समहाउ इसके रूट भी बन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके रूट बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो एक तो न्यूमरेटर में दे रखा है 6, इसको भी थोड़ा ब्रेक करेंगे रूट के अकॉर्डिंग। तो सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। लेट मी मिनिमाइज समथिंग, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे था समेशन n गोइंग फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी 6 बाई एन स्क्वायर माइनस 4n+3 दैट इक्वल टू, देखो उसके बाद मैंने 3 को कॉमन निकाला, अंदर बच गया 2 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 4n+3। डिनोमिनेटर में दो जो चीज थी उसके मैंने रूट ले लिए, तो उसको वजह से रूट कह रहा हूँ, फैक्टर बना दिया उसको। जैसे फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा तो वो बन गया n-3 इंटू n-1। ओके, उसके बाद जो यहाँ पे बचा समेशन के अंदर वाली जो टर्म है, ये वाली 2/n-3 इंटू n-1। तो इसको अगर मैं सेपरेट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, देखो इसको इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो इसको सेपरेट किया मैंने, तो जैसे सेपरेट करते हैं तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यही बनेगा n-3 इंटू n-1, यहाँ पे n-1 माइनस n-3, ठीक है। तो क्या बन गया 2/n-3 इंटू n-1। तो बेसिकली इसको मैंने कुछ इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। इसके बाद इसने बोला कि समेशन को रन करना है n=4 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसको हम अब रन करेंगे, जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे 4 पुट करते हैं इसके अंदर तो क्या बनेगा 1/4-3 दैट इज 1। सो 1/1 माइनस माइनस दिस वाला माइनस, फिर 4-1 दैट इज 3, तो 1/3। जैसे ही फिर 5 के ऊपर जाएंगे तो अगली टर्म क्या होगी 1/5-2 दैट इज 1/2। 5-3 था, सॉरी। तो यहाँ पे 1/2 हो गया। उससे अगली टर्म पे जाएंगे तो 1/4 एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम एक्सपेंड करते जाएंगे, मतलब इस समेशन को इसके ऊपर पुट करते जाएंगे, एन की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, तो हमारे पास ये समेशन कुछ इस फॉर्म में खुलेगा 1-1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे तुम ऑब्जर्व करके देखोगे तो क्या क्या बच रहा होगा, यहाँ पे जो सबसे पहली टर्म थी 1, वो कहीं से भी कैंसिल नहीं हुआ तो वो बच जाएगी। उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट यहाँ पे आ रहा था 1/2, ये भी किसी से कैंसिल नहीं हो रहा तो ये बच जाएगा। उसके बाद सारी टर्म कैंसिल होंगी, जैसे ये वाली टर्म थी, इसकी सेकंड टर्म कहाँ से, दो टर्म छोड़ के अगली टर्म से। इन्हें सिमिलर फॉर्म जब हम रन करते जाएंगे तो ये टर्म कहाँ पे कटेगी, यहाँ पे जो टर्म आएगी 1/5 के बाद आएगा यहाँ पे प्लस 1/4, ठीक है। तो उससे कैंसिल होते जाएंगे, तो अगली सारी टर्म्स कैंसिल होंगी, बस ये दो टर्म बच जाएंगी यहाँ पे। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 इंटू 3/2 दैट इज 9/2। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 9/2, ऑप्शन डी, ठीक है। तो जो भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको हमें फैक्टर फॉर्म में लिखना होता है, और जैसे फैक्टराइजेशन लगाते हैं उसके बाद कुछ इस फॉर्म में करना होता है कि इसको सेपरेट हम कैसे करेंगे। तो इन जनरली जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनमें टर्म्स कैंसिल होती जाती हैं और कुछ फाइनली कुछ एक दो टर्म बचते हैं, उनसे हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक बात थी, बस फैक्टर बनाना था। ओके, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, यह है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/2 प्लस सो ऑन 1/n डिवाइड बाई पाई रेज टू द पावर n प्लस ई रेज टू द पावर n रेज टू द पावर 1/n log n, ठीक है। तो अगर हम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले हमें जो न्यूमरेटर में है इसको सोल्व करना पड़ेगा कि ये क्या बनेगा। सो इसको याद ही कर लेते हैं कि इसका फाइनल आंसर होता है 1 प्लस 1/2 प्लस सो ऑन 1/n दिस इक्वल टू log n,
ठीक है, इसको याद करेंगे, एक प्रॉपर्टी है या फिर हम कह सकते हैं इसको बस याद कर लो। ठीक है, देखो इसका प्रूव भी हम कर सकते हैं कि कैसे कैसे प्रूव करेंगे, लेकिन उस पर जाएंगे नहीं अभी। ठीक है, क्योंकि उसकी नीड भी नहीं है, क्योंकि एक तो 2 नंबर में आया था, इसको 3 मिनट में करना है, इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी जाना है, तो बहुत बड़ी चीजें हो जाएंगी, तो कुछ चीजें याद रखनी है। तो 1 + 1/2 + so on 1/n दिस टेंडिंग टू log n। ठीक है, जैसे जैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, दिस थिंग इज अप्रोक्सीमेटेड बाय log n। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे, तो जैसे log n होगा तो डिनोमिनेटर में log n था, उससे कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो सॉल्यूशन पे मैंने लिखा कि जैसे जैसे ये वाला लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो इस चीज को हमने अप्रोक्सीमेट किया log n से। तो जैसे यहाँ पे log n लिखा, log n से log n कैंसिल हो गया, उसके बाद बच गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय पाई रेज टू द पावर n प्लस e रेज टू द पावर n द होल थिंग रेज टू द पावर 1/n। तो अब ये क्या बन रहा है या फिर क्या फॉर्म ले रहा है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, एक है पाई, एक है ई। ठीक है, अब दोनों कांस्टेंट होता है, पाई भी कांस्टेंट है और ई भी कांस्टेंट है। अब इनकी वैल्यू के ऊपर बात करते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ई की वैल्यू क्या होती है 2.8। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम किस फॉर्म में सोल्व कर सकते हैं। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो अगर मैं यहाँ से पाई को कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, मतलब पाई रेज टू द पावर n को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे पाई रेज टू द पावर n को कॉमन निकालेंगे, तो ये यहाँ से n वाले कैंसिल हो जाएगा, तो पाई कॉमन आ गया बाहर। अब अंदर क्या बचेगा 1 + e बाई पाई रेज टू द पावर n। ओके, अब e की वैल्यू थी 2 पॉइंट समथिंग, पाई की वैल्यू थी 3 पॉइंट समथिंग, तो 2 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 थी ना, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट मीन्स समथिंग इज अप्रोक्सीमेटली एक फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, एक छोटा नंबर है न्यूमरेटर में, ई की वैल्यू छोटी होती है, पाई की वैल्यू बड़ी होती है। तो जैसे हमने इसको सोल्व किया तो क्या बन गया वो सम फ्रैक्शनल नंबर। अब उस फ्रैक्शन की हमने पावर की इन्फिनिटी, अब जैसे जैसे फ्रैक्शन नंबर की पावर बढ़ती जाती है तो वो क्या बन जाता है 0। तो ये क्या हो गया सोल्व के। तो जैसे मैंने पाई को कॉमन लिया, तो 1 + e बाई पाई रेज टू द पावर n रेज टू द पावर 1/n, जैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, ये फ्रैक्शन था, ये 0 हो गया, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, दैट इज 1। ठीक है, तो ये पूरा सोल्व होके यहाँ पे 1 आ गया, और ये हो गया 1/पाई, सो 1/पाई। तो यहाँ पे इसका आंसर था ए, दैट इज 1/पाई। तो बस एक चीज याद रखनी थी यहाँ पे, ये चीज, अगर जिसको ये चीज याद नहीं है उस पहले इसको प्रूव करेगा, इसको सोल्व करेगा, उसके बाद आगे जाएगा। ठीक है, इसका और कोई फॉर्म भी हो सकता है, लाइक ये वाला था ना पाई रेज टू द पावर n प्लस ई रेज टू द पावर n रेज टू द पावर 1/n, इसको एक्सपेंड करके फिर मतलब 2-3 मेथड से हो सकता है, लेकिन सबसे सिंपल वाला ये था कि हम इसको अप्रोक्सीमेट लेके चलें। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है log n। ठीक है, वो अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, हमें बी की एक ऐसी पॉसिबल वैल्यू बतानी है जो हमें इस इक्वेशन के बारे में बताए कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं है। ओके, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब 4 ऑप्शन है, तो जब देखो एक तो 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो कुछ बहुत प्रॉपर सॉल्यूशन के ऊपर नहीं जाएंगे, मतलब पूरे एक डेरिवेशन टाइप पे नहीं जाएंगे। हम बेसिकली हम हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास रूट बी की वैल्यूज गिवन है कुछ, तो हम इसके ऊपर हिट एंड ट्रायल लगाएंगे इनमें से कौन सी वैल्यू ये यहाँ पे ले सकता है। अब सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं। तो अगर मैं बिना सोल्व किए, ठीक है, बिना सोल्व किए, मतलब हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हम जितना क्वेश्चन पढ़ के और एग्जाम्पल ऑप्शन देख के जितना हम वहां पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं उतना करेंगे। काफी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद ऑप्शन देखे, तो हम देख रहे हैं कि 1-2 ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो गए, अगर थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास तो। ठीक है, तो सबसे पहले उसको ही देखते हैं। तो इसने क्या कहा कि इस इक्वेशन के x⁴ प्लस bx³ प्लस 1 = 0, इसके कोई भी रियल रूट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये इक्वेशन कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है, अब x तो देखो कहीं से भी हो सकता था, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल लाइन है। ठीक है, तो अगर मैं b की वैल्यू कोई पॉजिटिव लेता हूँ, तो से b इज ए पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स x⁴। अब x⁴ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 1 भी पॉजिटिव रहेगा, x⁴ भी पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव। ठीक है, और अगर x³ है तो समथिंग पॉजिटिव, दैट इज यहाँ पे भी मैं एक सेकेंड, जो x⁴ था ये वाली टर्म पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव, इन दोनों का समेशन भी पॉजिटिव, प्लस b टाइम्स x³। अब अगर हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, मैं सोल्व नहीं करता हूं, बस इसको थोड़ा ऑब्जर्व करके देख रहा हूं कि अगर b की वैल्यू हमारे पास सॉरी x की वैल्यू हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है, इन दैट केस हमारे पास पॉसिबल है कि x का जैसे क्यूब किया तो बन के आएगा माइनस टाइम्स b इंटू एक्स का क्यूब।
ठीक है, जो माइनस वाला फैक्टर था वो माइनस रह जाएगा यहाँ पे, और एक्स का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स का क्यूब मतलब अगर एक्स की वैल्यू -3 थी तो -3 का क्यूब दैट इज -1 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास एक्स की पावर 4+1 ये पॉजिटिव और ये वाली टर्म नेगेटिव आ गई, तो हो सकता था कि इन दोनों का समेशन इस वाली टर्म से कैंसिल हो गया हो तो जीरो आ गया हो। तो अगर पॉजिटिव कंडीशंस है हमारे पास तो पॉसिबल केस है कि हमारे पास रियल रूट आ सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे हमारे पास इन दोनों का समेशन इस टर्म से कैंसिल हो सकता था। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेगा नहीं भी। ठीक है, ये ऑब्जर्व करके हमने देखा कि ऑप्शन सी और डी नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? क्योंकि इनका पॉजिटिव समेशन माइनस सम नेगेटिव टर्म कैन बी जीरो, तो ये नहीं हो सकते। अब आते हैं ए और बी के ऊपर। तो ए और बी कैसे सोल्व करेंगे? तो अगर हम बी ऑप्शन को उठा लेते हैं, ठीक है, हिट एंड टाइल से कर रहे हैं तो बी ऑप्शन को उठा के इसके ऊपर सोल्व करते हैं, क्योंकि आंसर ही भी है, मैंने पहले कर रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 था हमारे पास, इक्वेशन थी, इसके ऊपर नंबर ऑफ रूट निकालने थे। तो ठीक है, ये जो मैंने अभी पीछे समझाया है कि अगर बी को पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। लेट्स अज्यूम बी इज ए पॉजिटिव नंबर, इन दैट केस फॉर सम एक्स नेगेटिव नंबर द गिवन इक्वेशन कैन बी जीरो फॉर सम वैल्यू। ये एक्स की कोई ऐसी वैल्यू निकल सकती है जहाँ पे ए वैल्यू, ये पूरी इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो नो रूट के लिए बी को नेगेटिव होना पड़ेगा। अब बी की वैल्यू मैंने ली 3/2, दैट इज -3/2। तो जैसे -3/2 ला, इक्वेशन कुछ ये बन गई। ठीक है, अब जब भी हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, एक्स पूरी रियल लाइन पे आ रहा था, -∞ से लेके इन्फिनिटी। अब मैं उसको ब्रेक कर रहा हूँ, -∞ से जीरो, फिर जीरो से इन्फिनिटी। ये पॉजिटिव नंबर अलग, नेगेटिव नंबर अलग, और जीरो को तो कहीं पे भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज लेता हूं तो जब भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो एक्स की पावर 4 वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे जब नेगेटिव होगा तो ये -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म भी पॉजिटिव रहेगी, और 2 तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो पूरी इक्वेशन पॉजिटिव रहेगी। तो जब भी हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी द गिवन इक्वेशन इज पॉजिटिव, सबसे पहली बात। तो -3/2 के ऊपर इस इक्वेशन का रूट नहीं मिलेगा जब भी एक्स नेगेटिव होगा तो। ठीक है, अगर इस फंक्शन को हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर होगा हमेशा, कभी जीरो पे टच नहीं करेगा, तो रूट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो जैसे जीरो पुट करते हैं तो वैल्यू आएगी 2। तो -∞ से लेके जीरो, जीरो को इंक्लूसिव करते हुए वहां पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो जीरो तक कोई भी रूट नहीं। अब जीरो से आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमने जहाँ पे -3/2 लिया था, एक बहुत मतलब छोटा नंबर है, -3 था यहाँ पे, तो इसको बहुत जल्दी सोल्व करेंगे। तो पॉसिबल केसेस क्या क्या बनते हैं? तो अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स में कौन कौन से होंगे, 1 2 3, 3 से ऊपर अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे 4 लेते हैं, तो यहाँ पे 4 का क्यूब, 4 की पावर 4, यहाँ पे 4 की पावर 3 इंटू 3 भी करते हैं, तो वो चीज इस 2 फैक्टर को भूल भी जाते हैं। तो स्टार्टिंग में 2 कोफिशिएंट था, फिर भी ये वाली टर्म इस वाली टर्म से छोटी होगी, दैट मीन्स 4 और आगे वाली टर्म्स के लिए तो हमेशा पॉजिटिव होगा। बात करते हैं 1 2 और 3 के ऊपर। तो जैसे 1 पुट करते हैं तो इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, 2 - 3 + 2 दैट इज 1, दैट इज पॉजिटिव नंबर। 2 पुट करते हैं तो भी पॉजिटिव, और 3 पुट करते हैं तो भी पॉजिटिव, दैट मीन्स ये इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि नेगेटिव के लिए हमेशा पॉजिटिव थी, जीरो पे भी पॉजिटिव थी। यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट हमने 1 2 और 3 लेके देखे, वहां पे भी पॉजिटिव आ गया, और 3 से बड़े नंबर के लिए तो पॉजिटिव है ही। ठीक है, अंडर दीज गिवन कंडीशंस की क्यूब था इधर बाई क्वाड्रेटिक थी। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जब भी हम b की वैल्यू -3/2 ले रहे हैं, ये इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, तो जब b की वैल्यू -3/2, नो रियल रूट, सो ऑप्शन बी। ओके, तो ये पूरे सोल्व करने से तरीका है कि मतलब कुछ कुछ नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे सी और डी को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, वो नेग्लेक्ट हो गए, लेकिन इसके ऊपर काम किया तो ये भी सोल्व हो गया। तो पूरा सोल्व ना करके बस बी ऑप्शन हमने देखा, हो गया सही। ठीक है, अब इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर आता है, क्वेश्चन नंबर 14। तो टेलर पोलिनोमियल के ऊपर बात कर रहा था कि टेलर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 20 फॉर दिस। ओके, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, इस फंक्शन का 8.0 एक टेलर एक्सपेंशन करना है, और इसने बोला कि जो टेलर एक्सपेंशन है वो इसका कुछ ऐसे है कि समेशन एन गोइंग फ्रॉम 0 to 20 ए एन एक्स की पावर एन। तो हमें A15 बताना है। तो बेसिकली जब हम इस फंक्शन का टेलर एक्सपेंशन कर रहे होंगे तो उसमें जो x की पावर 15 आएगा उसका जो कोफिशिएंट है वो बताना है। तो सबसे पहले तो टेलर फॉर्म हमें पता होनी चाहिए कि टेलर फॉर्म होती क्या है। तो सॉल्यूशन में मैंने लिखी है, उसको देखते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास टेलर फॉर्म लिख रखी है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स होता है उसको हम लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए। अब ये ए क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। जैसे इस गिवन कंडीशन में हमारे पास दिया गया था ना एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो जीरो यहाँ पे कॉन्स्टेंट, इसको हम ए ले लेंगे। सो दिस इज द टेलर एक्सपेंशन कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू x माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x माइनस ए का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे a की वैल्यू जीरो है, तो कैसे ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, एफ एक्स विल बी एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस इंटू एक्स प्लस एफ सेकेंड डेरिवेटिव जीरो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसने बोला था कि कोफिशिएंट देखना है हमें x की पावर 15 का। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जब भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 1 एंड सो ऑन। तो x की पावर 15 पे हमारे पास कोफिशिएंट होगा f का 15th डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 15 फैक्टोरियल। ठीक है, इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करके हम इस बात के ऊपर आ गए कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 विल बी दिस थिंग। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव कैसे आएगा, तो हमारे पास गिवन फंक्शन क्या था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, सॉरी, यहाँ से देखेंगे। तो गिवन फंक्शन था 1 बाई 1 माइनस एक्स की पावर 3। तो इसको अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या बनेगा, माइनस 3 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 4 अगर ऊपर लिखा है तो इंटू माइनस 1। ठीक है, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेसिकली इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया 3 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव कुछ ऐसे आ गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिखा -3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन वही सेम चीज रिपीट होगी। ठीक है, इन सिमिलर फॉर्म जब हम इसका 15th डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो कुछ इस फॉर्म में आएगा। मतलब एक तो मैंने ये -1 अलग से लिखा कि जब भी देखो जहां पे भी ये दो दो टर्म लिख रखी है ना उनको कंबाइन कर दो तो 3 4 कुछ ऐसे बनेगा। तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे 3 4 डॉट 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 17। ठीक है, 17 आएगा। यहाँ पे कैसे कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर रखा है वो देख लो। कैसे क्या हुआ, जैसे पहली बार डिफ्रेंशिएट किया तो 3 था, सेकंड बार किया था 3 और 4 आ गया, तो 15th बार करेंगे तो बेसिकली 3 में 15 ऐड कर देंगे तो 17 बन जाएगा। इसको काउंट करोगे ना तो 15 तक जाएगा तो ये 17 पे जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमने कुछ इसको ऐसे लिखा, अब ऊपर वाली टर्म क्या बन रही होगी, 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन 17। तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से और डिवाइड करता हूँ 2 से तो क्या बन गया ऊपर 17 का फैक्टोरियल। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा था इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0, तो नीचे वाली टर्म तो 1 होगी। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है 15 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म थी 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन 17 डिवाइडेड बाई 15 फैक्टोरियल। ओके, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, नीचे भी 2 से, तो ऊपर बन गया 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15 फैक्टोरियल। ठीक है, 15 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल कैंसिल किया तो ऊपर बच गया 16 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जैसे सोल्व किया तो हमारे पास आ गया आंसर 136। ठीक है, तो ऑप्शन ए 136। ठीक है, तो टेलर पोलिनोमियल वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि एक्सपेंड कैसे करते हैं। सो ये जनरल फॉर्म होती है, ये जनरल फॉर्म है। ऊपर जो मैंने लिखी है एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ सेकंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर एंड सो ऑन। और मोस्ट जनरल केस में हमारे पास पर्टिकुलरली हमें ए की वैल्यू 0 देते हैं, तो ये फॉर्म हमेशा याद रखो कि एफ ऑफ एक्स विल बी एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 इंटू एक्स प्लस एफ सेकंड डैश 0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो टेलर फॉर्म से सबसे इजी क्वेश्चन आता है अगर टेलर फॉर्म याद है तो, अगर याद नहीं है तो फिर होगा नहीं। ठीक है, सबसे टफ यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, कोई इक्वेशन दे रखी है हमें किसी कर्व की y इक्वल टू 3/4 x की पावर 4/3 माइनस 3/8 x रेज टू द पावर 2/3 प्लस 7। और जो पॉइंट दे रखे हैं x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 8, ये दो पॉइंट दे दिए x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 8, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस कर्व का लेंथ बताना है। ठीक है, तो कर्व लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था, L इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर होल वैल्यू ऑफ x की जितनी भी x की रेंज दे रखी है उसके अंदर इंटीग्रेट करना होता है रूट में 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्म थी तो इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो फंक्शन गिवन था, सॉरी प्लस आएगा फॉर्म में, मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन था y इक्वल टू
एक्स रेज टू द पावर 4/3 इंटू 3/4 माइनस 3/8 एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस 7, और पॉइंट दे रखे थे एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 8। अब हमने क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है सबसे पहले। तो dy बाई डी एक्स हमने जैसे निकाला तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा कि एक्स रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1/4 इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस 1/3। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की लोअर लिमिट एक्स की अपर लिमिट रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्म होती है लेंथ ऑफ कर्व की। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, ये वैल्यू कुछ ये आई थी। उसके बाद हमने जैसे इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिखा तो इंटीग्रेटिंग 1 to 8 गिवन कंडीशन में था कि 1 से लेके 8 तक हो सकता है, और डी वाई बाई डी एक्स हमने अभी अभी निकाला। तो इसको जैसे स्क्वायर करेंगे तो इस वाली टर्म का स्क्वायर प्लस इस वाली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो उसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/2 आ गया ये। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1/16 एक्स रेज टू द पावर माइनस 2/3 माइनस 1/2। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो जैसे देखो इसमें भी थोड़ी ऑब्जर्वेशन लगेगी। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 1 माइनस 1/2 क्या बनेगा, 1/2। तो जैसे ही मैंने इसको कंबाइन, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगाना भूल गया नहीं सही है। ठीक है, तो जैसे 1 माइनस 1/2 हम सोल्व करते हैं तो ये टर्म बन जाएगी 1/2 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1/16 एक्स रेज टू द पावर माइनस 2/3। अब जो अंदर बचा है वो क्या बन गया, बेसिकली इस टर्म और इस टर्म का स्क्वायर, जो पहले यहाँ पे था माइनस था अब प्लस वाला स्क्वायर बन गया। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो लास्ट की 3 टर्म्स है, इन 3 टर्म्स को इन 3 टर्म्स पे मतलब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे माइनस 1/2 था, यहाँ पे प्लस 1/2। सो बेसिकली ये माइनस की जगह पे प्लस हो गया। तो एक्स रेज टू द पावर 1/3 प्लस 1/4 एक्स रेज टू द पावर माइनस 1/3 उसका स्क्वायर लिखा है अंदर। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो स्क्वायर था उससे रूट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कुछ ये बन गया एक्स रेज टू द पावर 1/3 प्लस 1/4 एक्स रेज टू द पावर माइनस 1/3 dx, एक्स की इंटीग्रेशन 1 से लेके 8 तक। तो इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 99/8। ओके, सो 99/8, 99/8 ए ऑप्शन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा गया, इसने बोला कि हमें वॉल्यूम निकालना है किसी सॉलिड का जो जनरेट हुआ, कैसे जनरेट हुआ। हमारे पास एक पैराबोला था, बाय द पैराबोला x इक्वल टू 2y² प्लस 4 एंड द लाइन x इक्वल टू y। ठीक है, इन दो लाइंस का मतलब बेसिकली ये पैराबोला है, इस लाइन के अबाउट इसको टर्न किया गया। तो जो हमारे पास सॉलिड जनरेट हुआ होगा उसकी इक्वेशन, उसका वॉल्यूम लिखना है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कैसे आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुअलाइज करना होता है। तो कैसे विजुअलाइज करेंगे, देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहाँ गया, ओके सो हियर इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है यहाँ पे, तो हमारे पास देखो एक पैराबोला था x इक्वल टू 2y² प्लस 4, और जो दूसरी लाइन थी वो थी x इक्वल टू 6। तो जैसे इस पैराबोला का ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 को छुपा दिया है, तो जैसे 4 को हम हटा देते हैं, 4 को भूल जाते हैं, तो हमारे पास कर्व बेसिकली बन गया x इक्वल टू 2y²। तो x इक्वल टू 2y² का मतलब क्या हो गया कि एक पैराबोला होगा जो y एक्सिस को टच करेगा और पॉजिटिव कोफिशिएंट है तो पॉजिटिव साइड। सो बेसिकली ये कर्व कुछ यहाँ से बना होगा, अगर इसको आगे एक्सटेंड नहीं करते हैं तो यहाँ से, फिर इसने कहा +4। सो बेसिकली जो पैराबोला बना था यहाँ पे y एक्सिस को टच करते हुए वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा 4 के ऊपर। ठीक है, तो पैराबोला कुछ ऐसे बन गया, ये पॉइंट हो गया 4। उसके बाद इसने बोला x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 कुछ ऐसे होगा। तो इसने बोला कि हमारे पास जो ये बन गया, ये कर्व जो भी बना, इसका वॉल्यूम बताना है, सो दैट हम इसको जनरेट करें कैसे, कि जो लाइन थी x इक्वल टू 6 इसके अबाउट इसको रोटेट करते हैं, फिर जो हमारे पास कोई भी इक्वेशन या फिर कोई भी वॉल्यूम जनरेट होगा उसका वॉल्यूम बताना है। तो जैसे हम इसको रोटेट करते हैं तो कुछ कर्व ऐसा बनेगा, मतलब एक स्फीयर टाइप बनेगा। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इसका वॉल्यूम आएगा कैसे हमारे पास। तो सबसे पहले कि जैसे हम इसको स्फीयर बनाएंगे, ठीक है, तो हम, मेरे पास कुछ गोल चीज स्पीकर ही रखा है। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि हम कुछ ऐसा ग्राफ बना रहे होंगे। ठीक है, जैसे ये एक्सटेंडेड है तो इधर से भी क्लोज, तो स्फीयर बन गया। तो अगर मैं उसका एक छोटी सी लेयर उठाता हूँ बीच से तो क्या बनेगी,
सो बेसिकली अगर हम ऊपर से उसको दबाने लगते हैं, नीचे से भी दबाने लगते हैं, तो हमारे पास एक सर्कल जनरेट होगा, ठीक है, जहाँ पे जो ये वाली कर्व है, अगर हम इसको दोनों साइड से ऊपर से भी नीचे से भी दबाते हैं तो एक सर्कल जनरेट होगा। सो बेसिकली अगर मेरे पास ये एक सर्कल जनरेट हो गया, तो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं और उस एरिया को एक्सटेंड कर देता हूं कि अपर और लोअर लिमिट के ऊपर, तो वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। छोटे छोटे एरियाज को सम करता जाता हूं तो वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। तो उसको ही देखते हैं कि उसको हमने कैसे लिखा। तो उससे मैंने यहाँ पे छोटी सी इसकी एक लेयर हटाई, तो इस लेयर को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा। सबसे पहले तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर की लेंथ क्या होगी यहाँ पे, आर इज बेसिकली द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर इसका कितना एक्सटेंड है। तो अपर लिमिट अगर यहाँ पे 6 थी और लोअर लिमिट कौन सी हो गई, ये वाला कर्व, ठीक है। ये कर्व कौन सा था, 2y² + 4। सो बेसिकली किसी भी r की वैल्यू होगी यहाँ पे 6 - 2y² + 4, ठीक है। सभी ध्यान से देखेंगे, जो मैं एक लेयर उठा रहा था, यहाँ से एक डिस्क उठा रहा था, उसका हमारे पास रेडियस होगा 6 - 2y² + 4, ठीक है। 6 ये वाली लेंथ थी पूरी, और ये कर्व यहाँ पे यहाँ तक आ रहा था। इस कर्व की इक्वेशन थी 2y² + 4, तो 6 में से हमने इसको सेपरेट कर दिया, तो rth इसकी रेडियस आ गई, ठीक है। अब उस रेडियस के लिए हम एरिया लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। सो बेसिकली पाई इंटू इसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ठीक है। और उसको इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, अब देखो डिस्क कैसे उठा रहे हैं, एक उठाई, दो उठाई, एंड सोन 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 सोन, बेसिकली पैरेलल टू एक्स एक्सिस उठा रहे हैं, तो मतलब वाई की वैल्यूज हम चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे थे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा था -1 और 1, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर। तो वॉल्यूम के लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया, -1 से लेके 1 तक, पाई इंटू 2 - 2y² dx, ठीक है। इसको जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले तो मैंने एक गलती की यहाँ पे, इसको यहाँ पे स्क्वायर हो रहेगा, इस वाले ब्रैकेट के बाद स्क्वायर आएगा, तो पहले स्क्वायर को खोलेंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास कुछ वैल्यू 64 π/15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया है कि P कोई मैट्रिक्स है 3x3 की, ठीक है। एक P मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दे रखा है, और वो मैट्रिक्स नॉन नल है, ठीक है, रियल मैट्रिक्स और 0 0 0 नहीं है। ओके, उसके बाद इसने बोला कि देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स Q ऑफ ऑर्डर 3x2, ये भी रियल है। उसके बाद एक और मैट्रिक्स बोला 2x3, ये भी रियल है, R। और इसने गिवन कंडीशन दे रखी है कि P = QR, ये P मैट्रिक्स है, वो Q और R का मल्टीप्लीकेशन लिख रखा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो जैसे इस क्वेश्चन को देखा, तो इसमें क्या करेंगे, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते जनरली, अगर एकदम स्टैंडर्ड चीजें, देखो अगर जिसको बहुत कुछ नहीं आता, पूरा कुछ नहीं आता, तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कर सकते हैं। वो कुछ क्या कर सकते हैं कि हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं कि हम एक क्यू मैट्रिक्स जनरेट करें, आर मैट्रिक्स जनरेट करें, और उनके रेस्पेक्ट में एक पी मैट्रिक्स जनरेट कर दें। तो हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल जनरेट करेंगे, इसको स्टैंडर्ड तो सोल्व कर नहीं सकते, लेकिन हम एक ऐसा एग्जाम्पल जनरेट करेंगे कि वो फेल कर जाए ए बी सी डी के लिए, या फिर किसी भी, मतलब एक आंसर तो सही है तो एक के लिए सही हो, बाकी सबके लिए गलत हो। अगर एक ऑप्शन हम कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं, एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं कि एक एग्जाम्पल मिल जाए जो स्टैंडर्ड बात को फेल कर जाए, दैट मीन्स वो बात सही नहीं है, ठीक है। तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल जनरेट करेंगे जिसके थ्रू हम बाकी 3 ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करेंगे और सिर्फ एक के ऊपर टिके रहेंगे कि हाँ ये ऑप्शन सही है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो Q और P हमें सोचने पड़ेंगे, Q और R सोचेंगे, उसके बाद हम P लिखेंगे। तो अगर हम बहुत स्टैंडर्ड लेके जाते हैं, बहुत सिंपल फॉर्म लेके जाते हैं कि माइंड में सबसे इजी क्या आता है, सबसे इजी एग्जांपल वो लेके चलेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा, इफ वी गेट एन एग्जांपल दैट फेल्स द गिवन ऑप्शन वी रिजेक्ट दैट ऑप्शन, ठीक है। अगर किसी ऑप्शन के बारे में हमें एक एग्जांपल भी ऐसा मिल गया जो उसको फेल कर जाए, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब एक बात होती है ना कि किसी चीज को सही बोलना है तो उसको हमेशा सही होना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई चीज गलत है तो वो सिर्फ एक बार गलत होगी, मतलब गलत है वो, ठीक है। गलतियां एक ही दिख जाती है, अच्छाइयां सारी दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो उसके ऊपर एग्जांपल है। तो हमने क्यू जनरेट किया, सबसे पहले मैंने क्यू मान लिया कि पी क्यू हमारे पास मैट्रिक्स थी 1 0 0 0 0 0, ठीक है, रियल मैट्रिक्स हो गई। आर हमारे पास मैट्रिक्स थी 0 0 0 0 1 0, ठीक है। ऑर्डर इसने दे ही रखा था, क्यू का ऑर्डर था 2x3, 3x2, और आर का ऑर्डर था 2x3। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्यू मैट्रिक्स कुछ ऐसे थी, आर मैट्रिक्स कुछ ऐसे थी। इन दोनों का जैसे मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो पी मैट्रिक्स हमारे पास बन के आ गई 0 0 1 0 0 0
0 0 0। तो सबसे पहली बात तो गिवन कंडीशन थी कि पी एक नॉन नल मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, नॉन नल रियल मैट्रिक्स। तो हमने जो भी पी जनरेट किया यहाँ पे वो नॉन नल है, 0 है, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था कि क्यू और आर का मल्टीप्लीकेशन और क्यू आर भी रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ऑप्शन के ऊपर आते हैं कि इसने ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन में बोला कि p इंटू एक्स इक्वल टू 0 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जनरेट कर रहा है यहाँ पे, फिर इसने बोला कि एक होमोजेनियस सिस्टम जनरेट किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, दैट मींस होमोजेनियस सिस्टम। अब इसने इस होमोजेनियस सिस्टम के बारे में बोला कि p इंटू एक्स इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन। तो किसका यूनिक सॉल्यूशन हो उसकी कंडीशन होती थी कि जो रैंक ऑफ ए होती थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, कॉन्सेप्ट ही लिख दिया बेसिकली। सो रैंक ऑफ p मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। नंबर ऑफ अननोन 3 है यहाँ पे, देखो वेक्टर जब जनरेट करेंगे तो 3 का होगा। तो बेसिकली यहाँ पे रैंक कितनी है 1 एंड नंबर ऑफ अननोन कितने हैं 3। दैट मीन्स जब हम इस चीज के ऊपर बात कर रहे होंगे कि ये दोनों इक्वल तो आ नहीं रहे, दैट मीन्स इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 फेल कर गया कि p इंटू एक्स इक्वल टू 0 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे पास p की रैंक 1 थी जबकि x में नॉन अननोन कितने थे 3, तो यूनिक सॉल्यूशन तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। उसके बाद अगले ऑप्शन के ऊपर आते हैं, देयर एग्जिस्ट सम b सच दैट px इक्वल टू b हैज नो सॉल्यूशन। ओके, तो इसके सॉल्यूशन हम कैसे देखेंगे। तो जैसे इसने कंडीशन थी कि हमारे पास कुछ ऐसा b मिलेगा R3 से सच दैट इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो p हमें पता था, p कुछ थी 0 0 1 0 0 0 0 0 0, x हमारे पास वेक्टर होगा x1 x2 x3 इक्वल टू, मैंने b को अज्यूम कर लिया 0 0 1। ये एक ऐसा एग्जांपल आ गया जहां पे इक्वेशन जब हम सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व होके नहीं आ रही, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर। इसकी रैंक अलग आ रही थी, इसकी रैंक अलग थी, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक ऐसा एग्जांपल है। उसके बाद ऑप्शन सी के ऊपर आते हैं, तो ऑप्शन सी पे कह रहा था देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो बी, ठीक है, बी जो R3 से आ रहा होगा सच दैट px इक्वल टू 0 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो इस चीज को देखने का मतलब है स्टार्टिंग पहला जो ऑप्शन था उसको देखते हैं। तो स्टार्टिंग ऑप्शन में हमारे पास था कि ax इक्वल टू 0, यहाँ पे है ax इक्वल टू b। सो बेसिकली एक होमोजेनियस सिस्टम था जिसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं था, और ये कौन सा है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम। तो अगर होमोजेनियस सिस्टम का ही यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो बी बी बिलोंगिंग टू आर क्यूब सच दैट पी ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी। सो बेसिकली जब हम पी ट्रांसपोज करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स तो जी जो पी मैट्रिक्स थी वो जनरेट हुई थी वो कुछ ऐसे थी, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो कुछ ऐसे बनेगी। अब ये भी बेसिकली वही होगी, इसकी रैंक 1 होगी, और जो यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या होगी पी इंटू एक्स, बेसिकली पी ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल टू बी। तो जब इस पी ट्रांसपोज का नॉन होमोजेनियस सिस्टम बना रहे होंगे उसकी इक्वेशन आ नहीं रही होगी, ठीक है, उसके सॉल्यूशन आ नहीं होंगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम जनरेट होगा उसका भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन के बारे में मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि डी ऑप्शन में जब पी ट्रांसपोज करेंगे तो उसकी भी रैंक 1 आएगी। तो अगर पी ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू 0 करते हैं तो ये वाली कंडीशन बनेगी स्टार्टिंग वाली। तो यहाँ पे भी नॉन एक होमोजेनियस सिस्टम है जहाँ के रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम जनरेट होगा यहाँ पे वहां पे भी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को कंबाइन करके मैंने सॉल्यूशन बोला कि फर्स्ट नहीं हो सकता इसलिए थर्ड नहीं हो सकता, और फोर्थ नहीं हुआ क्योंकि वो भी एक होमोजेनियस सिस्टम के रेस्पेक्ट में बोला मैंने इसका आंसर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन बी एक सही होगा क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सिस्टमिफिकेशन के लिए बी हमारे पास एक मिला जिसके लिए नो सॉल्यूशन था, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या बोला गया कि पी हमारे पास एक मैट्रिक्स थी 1 0 1 0 2 1 2 0 -1। उसके बाद इसने गिवन कंडीशन बोली 6 इंटू पी इनवर्स इक्वल टू AI3 प्लस बी पी माइनस पी स्क्वेयर। तो जो ऐसा देख के हम एक चीज समझ में आ रही है कि जब भी कुछ पी का क्यूब पी का स्क्वेयर कुछ भी ऐसा लिखा होता है दैट मीन्स केले हैमिल्टन लगानी है, ठीक है। केले हैमिल्टन कैसे लगती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को कि इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो जैसे पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 6 इंटू ए पी प्लस बी पी स्क्वेयर माइनस पी क्यूब, ठीक है। तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सोल्व किया तो इस 6 को भी मैं इधर लेके गया, तो जैसे इस पूरे को सोल्व किया तो हमारे पास बन गया माइनस पी क्यूब प्लस बी पी स्क्वेयर माइनस ए पी माइनस 6i इक्वल टू 0।
सो थिंग इज हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करते हुए, कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाते थे। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती थी? वो बोलती थी कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी भी मैट्रिक्स की, तो वो मैट्रिक्स भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पी अगर मेरे पास मैट्रिक्स थी 3 की थी, ठीक है, 3 ऑर्डर की थी, तो जब इसकी कैले हैमिल्टन इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो वो भी 3 में आएगी, मतलब क्यूबिक इक्वेशन आएगी। अब उस क्यूबिक इक्वेशन में हम लैम्डा की जगह पे पी को रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो एक सॉल्यूशन का तरीका तो यह है कि इसके लिए हम सी लिखें पहले, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखें, उसमें पी को रिप्लेस करें, बी और ए को कंपेयर करके देख लें। ठीक है, हमें देखो पूछा क्या था, हमें पूछा यहाँ पे ए बी का सेट, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ए बी का सेट होगा। तो देखो ऑप्शन देखा जाए तो अगर हम ए को देखते हैं तो 3 2 4 5, बी को 2 3 4 5। सो बेसिकली अगर हम कोई भी एक चीज निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा, क्योंकि ए सब में अलग अलग है। तो अगर हम ए निकाल पाए तो उससे हम कंक्लूड कर देंगे, बी निकाल पाए तो बी से कंक्लूड करेंगे। सो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर आते हैं। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर एक डिराइव्ड फॉर्म कह सकते हैं इसको, कि अगर 3 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स होती है, कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 होता है, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कुछ ऐसे लिखते हैं, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू लैम्डा स्क्वायर प्लस ये कोफैक्टर्स हो गए a11 प्लस a22 प्लस a33 इनटू लैम्डा माइनस मोड ऑफ ए दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो अगर 3x3 की मैट्रिक्स होती है तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो क्या बन गया, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर माइनस a1 a2 ये a3 लैम्डा प्लस मोड ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया। अब जो ये इक्वेशन जनरेट होगी मेरे पास, इस इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया गिवन इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे था देखो, लैम्डा की जगह पे पी को रिप्लेस करेंगे, तो इक्वेशन में जैसे कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आएगी, ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, यहां से कंपेयर करेंगे बी की वैल्यू ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता था, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ट्रेस ऑफ ए विल बी 1 + 2 - 1 दैट इज 2। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए किसके इक्वल था, बी, तो बी की वैल्यू हमें पता चल गई कि बी की वैल्यू होगी 2। सो ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने बी जनरेट करके देख लिया, बी की इक्वेशन मतलब बी को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और उसको पुट करके देखना पड़ेगा, ए बी से कंपेयर करना पड़ेगा। देखो इस ऑप्शन में मतलब इस क्वेश्चन में ऑप्शंस अलग अलग थे तो हम कंक्लूड कर पाए, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन होता, यहाँ पे भी कुछ होता लाइक 4,2, यहाँ पे होता 6,2, यहाँ पे होता 7,2, तो तब हम नहीं कर पाते, हमें ए को भी फाइंड आउट करना पड़ता। तो सीधे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते, उससे हम सोल्व कर देते। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या कहा गया, हमें बोला गया कि ई एफ और जी 3 इवेंट है। ई की प्रोबेबिलिटी लिखी और प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ई लिखा, प्रोबेबिलिटी जी गिवन ई लिखा, प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन जी गिवन ई लिखा, ये बताना है। ठीक है, तो बेसिकली इन सबको सोल्व करके हमें इसका फाइनल रिजल्ट बताना है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दे रखा था 0.3, उसके बाद प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ई दे रखा था, तो प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ई दिस विल बी इक्वल टू 0.2, ये गिवन कंडीशन थी। ठीक है, 0.2 0.1 0.05 इसका यूज करेंगे। तो जैसे इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ आ जाएगा हमारे पास 0.06। ठीक है, उसके बाद अगली कंडीशन जो दे रखी थी कि प्रोबेबिलिटी जी गिवन ई, उसको सोल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी जी इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ई दैट इक्वल टू 0.1। सो प्रोबेबिलिटी जी इंटरसेक्शन ई विल बी 0.03। बस हम सोल्व कर रहे हैं गिवन कंडीशंस को। फिर थर्ड कंडीशन को सोल्व किया तो उससे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी आ गया दैट इज 0.015। ठीक है, अब फाइंड आउट करना था कि प्रोबेबिलिटी ई माइनस एफ यूनियन जी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ई माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन जी। ओके, अब इसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ई माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन जी। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसका फॉर्म यूज करेंगे, ये कंडीशन हमारे पास गिवन थी, हमने अभी फाइंड आउट किया। ए इंटरसेक्शन एफ क्या होगा 0.06, ए इंटरसेक्शन जी होगा 0.03 और थर्ड वाली कंडीशन 0.015।
तो जैसे इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, ये 0.3 माइनस 0.06 प्लस 0.03 माइनस 0.015। ठीक है, इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.225। दैट इज द आंसर 0.225। ठीक है, वैसे इसमें कुछ नहीं करना था, सोल्व करना था। एक ये फॉर्म लगना था कि प्रोबेबिलिटी a माइनस बी क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें हमें बोला गया कि ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो हमें देखना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट कहने का मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, उसका यूज करेंगे। अब ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनको चेक करेंगे कि कौन सा सही नहीं है। सो ये रहा, मैंने ऑप्शन बी को उठाया क्योंकि वही आंसर है। ठीक है, तो ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब जो बी ऑप्शन था उसमें था कि प्रोबेबिलिटी बतानी थी एग्जैक्टली वन इवेंट अक्कर। तो इवेंट वन मतलब एक ही इवेंट अक्कर करे, मतलब क्या हो गया, या तो ये वाला पार्ट या फिर ये वाला, मतलब कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, या तो ये या फिर ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसको जैसे ही हमने सोल्व किया तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ठीक है, पूरी प्रोबेबिलिटी माइनस कॉमन वाला पार्ट। ठीक है, या तो ये हो सकता था या फिर ये, तो टोटल निकाली, उसमें से कॉमन वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो बस ये दोनों बच गए। तो प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ माइनस दिस थिंग। ओके, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। सो बेसिकली माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, तो 2 टाइम हो गया वो। ओके, तो इसको सोल्व किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ई डॉट प्रोबेबिलिटी एफ, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे -2 आ रहा है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है बस, मतलब एक कोफिशिएंट दे रखा है 1। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, हमें बताना था कि इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये थे 2019 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। आई होप समझ में आए होंगे। तो दोबारा से अनाउंसमेंट, इस सैटरडे को हम इन्फ्लुएंस का एक रिवीजन क्लास रख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे पास एक गूगल फॉर्म होगा, उसको फिल कर दे जिसको भी ज्वाइन करनी है। ओके, थैंक यू।